हेलो गाइस, मैं विकास सिंह तोमर स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। यदि वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज हम पर्यावरण के महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं। यह पेपर 7 मार्च 2022 का आया हुआ पेपर है, शिफ्ट 1 का पेपर है। आज हम 7 मार्च 2022 के पेपर के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलते हैं आज के हम पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न है प्रश्न नंबर 1, पारिस्थितिकी तंत्र में कीस्टोन प्रजातियां क्या हैं? तो ऑप्शन ए है वह प्रजाति जो एक संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र को परिभाषित करने में मदद करती है और जिसका उन्मूलन पारिस्थितिकी तंत्र को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता है। ऑप्शन बी है वे प्रजातियां जिनका उन्मूलन पारिस्थितिकी तंत्र को लाभ पहुंचाता है और चर्चा कर सकता है। ऑप्शन सी है वे प्रजातियां जिनका उन्मूलन पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित नहीं करता। ऑप्शन डी है चट्टानी स्थानों पर पाई जाने वाली प्रजातियां और उनके उन्मूलन में पारिस्थितिक तंत्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। वह प्रजातियां जो पारिस्थितिक तंत्र को परिभाषित करने में मदद करती हैं जिसका उन्मूलन पारिस्थितिक तंत्र को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2, हम कचरे को कब खतरनाक के रूप में वर्गीकृत कर सकते हैं? हम कचरे को कब खतरनाक के रूप में वर्गीकृत कर सकते हैं? तो ऑप्शन ए है जब कचरे में मृत्यु दर नहीं बढ़ती। ऑप्शन बी है जब कचरे में मृत्यु दर बढ़ती है। ऑप्शन सी है जब कचरे से मृत्यु दर घटती है। ऑप्शन डी है जब कचरा बिना किसी मदद के अपघटित हो जाता है। दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइएगा। तो जब कचरे से मृत्यु दर क्या है? बढ़ती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है ईवीएस में विषय आधारित दृष्टिकोण अपनाने के पक्ष में सबसे मजबूत तर्क निम्न में से कौन सा है? ईवीएस में विषय आधारित दृष्टिकोण अपनाने के पक्ष में सबसे मजबूत तर्क निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ऑप्शन ए है यह पाठ्य योजना को संरचना देने में मदद करता है और शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाता है। ऑप्शन बी है यह शिक्षण को अधिक रोचक गतिविधि आधारित बनाने में मदद करता है। ऑप्शन सी है यह अवधारणाओं, मुद्दों और कौशलों की एक विस्तृत श्रृंखला को कवर करने में मदद करता है। ऑप्शन डी है यह किसी विषय की सीमाओं को नरम करने और ज्ञान का समग्र रूप से आकलन करने में मदद करता है। दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाए? जल्दी से बताइएगा। प्रश्न को एक बार फिर से देख लेते हैं। ईवीएस में विषय आधारित दृष्टिकोण अपनाने के पक्ष में सबसे अधिक मजबूत तर्क निम्न में से कौन सा है? दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। यह विषय की सीमाओं को नरम करने और ज्ञान का समग्र रूप से आकलन करने में मदद करता है। दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, ह्यूरिस्टिको शब्द का अर्थ है। ह्यूरिस्टिको शब्द का अर्थ है जानना, सोचना, सीखना, खोजना। तो ह्यूरिस्टिक शब्द का अर्थ है खोजना। क्या हो जाएगा इसका अर्थ? खोजना। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 5।
कौन सा दाढ़ी वाला वानर अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा पेड़ पर बिताता है? यह यह मुख्य रूप से फलों पर निर्भर करता है। यह बीज, युवा पत्ते, उपजी फूल और कलियों को भी खाता है। चूंकि यह पेड़ पर पर्याप्त भोजन प्राप्त करने में सक्षम है, यह शायद ही कभी जमीन पर उतरता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइएगा। ऑप्शन ए है गोरिल्ला, ऑप्शन बी है चिंपांजी, ऑप्शन सी है शेर की पूंछ वाला मकाक, ऑप्शन डी है भारतीय हाथी। भारतीय हाथी। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा शेर की पूंछ वाला मकाक। शेर की पूंछ वाला मकाक। दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ शेर की पूंछ वाला मकाक कैसा होता है। यह एक बंदर की प्रजाति है। किसकी प्रजाति है? बंदर की प्रजाति है। चलो दिखाता हूँ मैं आपको शेर की पूंछ वाला मकाक कैसा होता है। दोस्तों ये रहा शेर की पूंछ वाला मकाक। शेर की पूंछ वाला मकाक जिसे बांडेरू के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? बांडेरू के नाम से जाना जाता है। बांडेरू। यह एक बंदर का प्रकार है। यह एक प्रकार का क्या है? बंदर है। यह एक प्रकार का बंदर है। इसे बोलते हैं शेर की पूंछ वाला मकाक। इसके बड़े बड़े बाल देखो। तो दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तारीख और वर्ष में स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब की थी दोस्तों? 2 अक्टूबर 2014 को। ऑप्शन बी है 2 अक्टूबर 2018 को। ऑप्शन सी है 2 अक्टूबर 2020 को। ऑप्शन डी है 2 अक्टूबर 2016 को। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइएगा। तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किस तारीख को स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की थी? दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा 2 अक्टूबर। कब की थी? 2 अक्टूबर 2014 को। कब की थी? 2 अक्टूबर 2014 को। चलते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हाउस ऑन व्हील्स के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है जिसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है? हाउस ऑन व्हील्स किस शब्द का प्रयोग किया जाता है जिसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है? ऑप्शन ए है तंबू, ऑप्शन बी है कच्चे मकान, ऑप्शन सी है पक्के मकान, ऑप्शन डी है कारवा। ऑप्शन डी है कारवा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कारवा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है एक ऑटोमोबाइल उत्सर्जन नियंत्रण उपकरण का उपयोग क्रैंककेस से ब्लो बाय को रोकने के लिए किया जाता है जो सिलेंडर को गैसों को इंजन के अंदर जलाए जाने के बजाय वायुमंडल में छोड़ देता है। ऑप्शन ए है सकारात्मक क्रैंककेस वेंटिलेशन, ऑप्शन बी है गुरुत्वाकर्षण निपटान कक्ष, ऑप्शन सी है कपड़ा फिल्टर, ऑप्शन डी है प्लेट प्रिसिपिटेटर। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सकारात्मक क्रैंककेस वेंटिलेशन। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। द्वितीयक प्रदूषकों में ओजोन शामिल है
जो तब बनता है जब हाइड्रोबर्न और नाइट्रोजन ऑक्सीजन किसी उपस्थिति में जुड़ते हैं। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइएगा। ऑप्शन ए है ऑक्सीजन, ऑप्शन बी है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी है सूर्य का प्रकाश, ऑप्शन डी है जल। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी, सूर्य का प्रकाश। द्वितीयक प्रदूषकों में ओजोन शामिल है। क्या शामिल है, ओजोन बनाता है जब हाइड्रोबोर्न और नाइट्रोजन ऑक्सीजन किसी उपस्थिति में जुड़ते हैं। हाइड्रोबोर्न और नाइट्रोजन किसी उपस्थिति में जुड़ते हैं, किसकी उपस्थिति में जुड़ते हैं, तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जुड़ते हैं, तब क्या बनता है, द्वितीयक प्रदूषण ओजोन बनता है। चलते हैं अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। कुछ असामान्य अंडे देने वाले स्तनधारी प्रागैतिहासिक काल से अपरिवर्तित रहे हैं, कहलाते हैं। तो ऑप्शन ए है मेसोट्रेम्स, ऑप्शन बी है पॉलीट्रिम्स, ऑप्शन सी है पेरीट्रेम्स, ऑप्शन डी है अंडजनस्तनी। दोस्तों जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा कुछ असामान्य अंडे देने वाले स्तनधारी प्रागैतिहासिक काल से अपरिवर्तित रहे हैं, कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अंडजस्तनी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अंडजस्तनी कहलाते हैं। इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11। लौह तत्व युक्त भोजन ग्रहण करने से क्या प्राप्त होता है। लौह तत्व युक्त भोजन ग्रहण करने से क्या प्राप्त होता है। ऑप्शन ए है रुधिरकण, ऑप्शन बी है हीमोग्लोबिन, ऑप्शन सी है अस्थिमज्जा, ऑप्शन डी है प्रोटोप्लाज्मा। दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, लौह तत्व युक्त भोजन ग्रहण करने से क्या प्राप्त होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, हीमोग्लोबिन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, हीमोग्लोबिन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। निम्न में से कौन सी पहली आकाशगंगा है जिसे ब्लो अवे अवस्था में देखा गया था। दोस्तों जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर बताइएगा। ऑप्शन ए है OX136, ऑप्शन बी है POX186, ऑप्शन सी है OX186, ऑप्शन डी है POX136। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा बी, POX186 पहली आकाशगंगा है जिसे ब्लो अवे अवस्था में देखा गया था। कब देखा गया था, ब्लो अवे अवस्था में देखा गया था। कौन सी है, POX186। तो ऑप्शन बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13। निम्न में से कौन एक सुदूर संवेदन चीनी उपग्रह है। तो कौन सा उपग्रह है, चीनी, चाइना का चीनी उपग्रह, खाने वाली चीनी नहीं, चीनी उपग्रह। ऑप्शन ए है जियुआन, ऑप्शन बी है बियुआन, ऑप्शन सी है किनधीन, ऑप्शन डी है किमसिन। दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ए, जियुआन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। निम्नलिखित में से कौन एक परिक्रमा करने वाली अवरक्त वेधशाला है जो हबल स्पेस टेलीस्कोप की खोज का पूरक और विस्तार करेगी। ऑप्शन ए है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, ऑप्शन बी है ऑस्ट्रेलियाई रेडियो टेलीस्कोप, ऑप्शन सी है स्पिटर टेलीस्कोप, ऑप्शन डी है केक 1 टेलीस्कोप। दोस्तों निम्न में से कौन एक परिक्रमा करने वाली अवरक्त वेधशाला है जो हबल स्पेस टेलीस्कोप की खोज का पूरक विस्तार करेगी। दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ए। कौन सा हो जाएगा, ए, जेम्स वेब स्पेस टेली। दोस्तों जेम्स वेब स्पेस अंतरिक्ष दूरदर्शी
एक प्रकार की अवरक्त अंतरिक्ष वेधशाला है। जेम्स खगोलीय दूरदर्शी है। जेम्स क्या है? एक खगोलीय दूरदर्शी है। हबल ने, किसने? हबल ने इसका उपयोग अपनी दृष्टि को सामान्य क्षमता से आगे बढ़ाने और दूर की आकाशगंगाओं को देखने के लिए, दूर की आकाशगंगाओं को देखने के लिए, आकाशगंगाओं को देखने के लिए किया था। ठीक है, यह जेम्स वेब खगोलीय दूरदर्शी बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? जेम्स वेब खगोलीय दूरदर्शी, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, इसे क्या बोलते हैं? जेम्स वेब खगोलीय दूरदर्शी। इसे कब प्रक्षेपित किया गया था? तो दोस्तों मैं बता देता हूँ, इसे 25 दिसंबर, कब किया गया था? 25 दिसंबर 2021 को किया गया था। कब किया गया था? 25 दिसंबर 2021 को। किस यान के द्वारा इसे प्रक्षेपित किया गया था? तो इस यान का नाम है एरियन। क्या नाम है? एरियन। एरियन 5 को द्वारा इसे प्रक्षेपित किया गया था। तो चलते हैं अगला प्रश्न दोस्तों। अगला प्रश्न है, किस दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है? ऑप्शन ए है 21 मई, ऑप्शन बी है 21 जून, ऑप्शन सी है 21 जुलाई, ऑप्शन डी है 21 अगस्त। दोस्तों जल्दी से बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 21 जून। उत्तरी गोलार्ध में कब होता है? उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन, सबसे लंबा। और सबसे छोटा दिन कब होता है दोस्तों? जल्दी से बताइएगा। दोस्तों सबसे छोटा दिन कब होता है? जल्दी से बताइएगा। तो सबसे छोटा दिन होता है 22 दिसंबर। कब होता है? 22 दिसंबर। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है? तो ऑप्शन ए है भोजताल झील, ऑप्शन बी है जयसमंद झील, ऑप्शन सी है हीराकुंड झील, ऑप्शन डी है चिल्का झील। तो दोस्तों खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो चिल्का झील है। कौन सी है? चिल्का झील। तो दोस्तों ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन भारत में सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य है? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, मध्य प्रदेश। कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सोयाबीन का सबसे अधिक उत्पादन करता है। कौन सा राज्य करता है? तो मध्य प्रदेश करता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18, गन्ना जैव ईंधन उत्पाद के लिए भी उगाया जाता है क्योंकि गन्ने से सीधे डैश का उत्पादन किया जाता है। तो किसका उत्पादन किया जाता है? इथाइल एल्कोहल, ऑप्शन बी है प्रोपाइल एल्कोहल, ऑप्शन सी है प्रोपेन, ऑप्शन डी है ग्लिसरॉल। ऑप्शन डी है ग्लिसरॉल। तो गन्ना जैव ईंधन उत्पाद के लिए उगाया जाता है क्योंकि गन्ने से सीधे इथाइल एल्कोहल का उत्पादन किया जाता है। किसका उत्पादन किया जाता है? इथाइल एल्कोहल का उत्पादन किया जाता है। दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देखते हैं अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 19, हाफमैन कप किस खेल से संबंधित है? हाफमैन कप किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए है बैडमिंटन, ऑप्शन बी है हॉकी, ऑप्शन सी है टेनिस, ऑप्शन डी है फुटबॉल। दोस्तों जल्दी से बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी टेनिस। अगला प्रश्न देखते हैं, हाफमैन कप किससे संबंधित है? तो टेनिस से संबंधित है। किससे संबंधित है? टेनिस से।
चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। पिंग पोंग के अलावा टेबल टेनिस का दूसरा नाम क्या है? पिंग पोंग के अलावा टेबल टेनिस का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन ए है बाउंस बाउंस, ऑप्शन बी है पीबी, ऑप्शन सी है विफ हॉफ, ऑप्शन डी है डिंग डोंग। ऑप्शन डी है डिंग डोंग। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या आ जाएगा? सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, विफ हॉफ। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21। समूह परिचर्चा की सीमाएं क्या हैं? समूह परिचर्चा की सीमाएं क्या हैं? ऑप्शन ए है अचानक से होता है, ऑप्शन बी है इसमें काफ़ी समय लगता है, ऑप्शन सी है चर्चा के विभिन्न रूप के लिए योजना बनाने की आवश्यकता नहीं है, ऑप्शन डी है काफ़ी आसान है इसलिए पूरी तैयारी की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? समूह परिचर्चा की सीमाएं क्या हैं? तो समूह परिचर्चा की क्या सीमा है? ये अचानक होता है, अचानक तो हो नहीं सकता। यदि हम समूह परिचर्चा करने जा रहे हैं तो अचानक से नहीं कर पाएंगे, तो ए आंसर नहीं होगा। अगला ऑप्शन है बी, इसमें काफ़ी समय लगता है। हाँ दोस्तों, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, इसमें काफ़ी समय लगता है, क्योंकि जब हम कोई चर्चा या समूह में चर्चा करने जाएंगे तो उसकी तैयारी पहले से करेंगे, उसमें काफ़ी समय लगता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22। एक शिक्षक के रूप में आपकी भूमिका न केवल विषयों को सिखाने की है बल्कि डैश भी है। तो ऑप्शन है ए सीखना, ऑप्शन ए है सीखना, ऑप्शन बी है चिंतित होना, ऑप्शन सी है सहज होना, ऑप्शन डी है अनुकरण करना। ऑप्शन डी है अनुकरण करना। तो एक शिक्षक के रूप में आपकी भूमिका केवल विषयों को सिखाने रटाने की नहीं है बल्कि सिखाना है। बच्चे को हमें क्या करना है? सिखाना है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है? बच्चे को सिखाना है, ना कि हमें उसे सब्जेक्ट रटवाना है, याद नहीं करवाना है, उसे सिखाना है। बच्चे को क्या करना है? सिखाना है। तो इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 23। निम्न में से किस प्रकार के प्रदूषण का भूमंडलीय ऊष्मीकरण ग्लोबल वार्मिंग पर सीधा प्रभाव नहीं पड़ता है? निम्न में से किस प्रकार के प्रदूषण का भूमंडलीय ऊष्मीकरण ग्लोबल वार्मिंग पर सीधा प्रभाव नहीं पड़ता है? ऑप्शन ए है वायु प्रदूषण, ऑप्शन बी है भूमि प्रदूषण, ऑप्शन सी है जल प्रदूषण, ऑप्शन डी है ध्वनि प्रदूषण। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइएगा। इसका राइट आंसर होगा ध्वनि प्रदूषण। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ध्वनि प्रदूषण का भूमंडलीय ऊष्मीकरण पर सीधा प्रभाव नहीं पड़ता है। देखो वायु प्रदूषण का भी पड़ता है, भूमि प्रदूषण का भी पड़ता है और जल प्रदूषण का भी पड़ता है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 है किसी भी प्रकार या आकार के आवासों के समूह जहां मनुष्य रहते हैं क्या कहलाता है? नगरीकरण, ग्रामीणीकरण, जनसंख्या, मानव बस्ती। दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, मानव बस्ती। किस प्रकार या आकार के आवासों के समूह जहां मनुष्य रहते हैं क्या कहलाते हैं? मानव बस्ती कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मानव बस्ती। मानव बस्ती कहलाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 25। ओपेक में कितने सदस्य देश हैं?
ऑप्शन ए है 12, जूम कर देता हूँ थोड़ा। ओपेक में कितने सदस्य देश हैं? ऑप्शन ए है 12, ऑप्शन बी है 13, ऑप्शन सी है 11, ऑप्शन डी है 15। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी है। कौन सा है? ऑप्शन बी। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? बी। तो बी में कितना दे रखा है? 13। तो ओपेक में कितने सदस्य होते हैं? 13 होते हैं। देखो ओपेक के बारे में थोड़ा सा आपको मैं बता दूं, ओपेक का क्या उद्देश्य है, ओपेक है क्या। देखो ओपेक एक सभी सदस्यों के बीच पेट्रोल नीतियों का समन्वय और एकीकरण करना है। ओपेक का उद्देश्य क्या है? जितने भी इसके अंदर देश हैं, सदस्य हैं, उनके बीच पेट्रोलियम का क्या करना है? पेट्रोलियम नीतियों का समन्वय और एकीकरण करना है। जितने भी देश इसमें शामिल हैं उन्हें नियमित पेट्रोल की आपूर्ति हो, यह इसका कार्य है। इसका कार्य क्या है? ओपेक का कार्य है इसमें जितने भी देश सम्मिलित हैं उन देशों को नियमित रूप से पेट्रोल की आपूर्ति, किसकी आपूर्ति? पेट्रोल की आपूर्ति हो, ये इसका कार्य है ओपेक। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 26। यदि बड़ी संख्या में ऐसे बच्चे हैं जिनका आकलन किया जाना है लेकिन एक सीमित समय के भीतर, तो शिक्षक को निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग करना चाहिए? तो प्रश्न में क्या कहना है? लेकिन एक सीमित समय के भीतर हमें बच्चों का क्या करना है? आकलन करना है। एक सीमित समय के अंदर बच्चों का क्या करना है? आकलन। तो शिक्षक किस तरह बच्चों का आकलन करेगा? तो नंबर 1 है प्रश्नावली विधि अपनाकर, साक्षात्कार इंटरव्यू लेकर के, सही कोड हमें चुन के बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? जल्दी से बताइएगा कमेंट करके। तो ऑप्शन ए है ओनली वन, केवल एक। ऑप्शन बी है केवल 2। ऑप्शन सी है ना तो एक है और ना ही 2 है। ऑप्शन डी है या तो एक है या 2। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यदि हम बड़ी संख्या में ऐसे बच्चे हैं जिनका आकलन किया जाना है या करना चाहते हैं तो हम किस विधि का उपयोग करेंगे? दोस्तों इसमें हम प्रश्नावली विधि का उपयोग करेंगे। किस विधि का उपयोग करेंगे? ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, प्रश्नावली विधि। किस विधि का उपयोग करेंगे? प्रश्नावली विधि का उपयोग करेंगे, क्योंकि साक्षात्कार करेंगे तो कम समय में सभी बच्चों का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। तो इसमें हम प्रश्नावली विधि का ही उपयोग करेंगे जिससे कि सभी बच्चों का कम समय में आकलन किया जा सकता है प्रश्नावली विधि से। किस विधि से? प्रश्नावली विधि से आकलन करेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से किसे संरचनात्मक और अवधारणात्मक रूप से वृक्ष चार्ट के विपरीत कहा जा सकता है? तो ऑप्शन ए है प्रक्रिया चार्ट, ऑप्शन बी है प्रवाह चार्ट, ऑप्शन सी है समयकाल चार्ट, ऑप्शन डी है ट्यूबुलर चार्ट। दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइएगा। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा प्रवाह चार्ट। ऑप्शन बी इस राइट आंसर हो जाएगा, प्रवाह चार्ट। निम्नलिखित में से किसे संरचनात्मक अवधारणात्मक रूप से वृक्ष चार्ट के विपरीत कहा जा सकता है? तो विपरीत किसे कहा जाता है? तो प्रवाह चार्ट को क्या कहते हैं? विपरीत कहा जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 27 तो हो गया, सॉरी 28 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन आकलन का उपकरण नहीं है? आकलन का उपकरण नहीं पूछा है। क्या पूछा है? नहीं है। तो ऑप्शन ए है चेकलिस्ट, ऑप्शन बी है प्रवेश और विकास कार्ड, ऑप्शन सी है प्रयोग, ऑप्शन डी है रोल प्ले। तो प्रश्न में पूछ रहा है आकलन का उपकरण नहीं है। क्या पूछ रहा है? नहीं है। तो चेकलिस्ट तो आकलन चेकलिस्ट से करते हैं, आकलन करते हैं। प्रवेश कार्ड से भी करते हैं। प्रयोग से इसका क्या प्रयोग नहीं होगा। रोल प्ले, बच्चा यदि रोल प्ले करता है तो उससे भी आकलन उसका किया जाएगा। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, प्रयोग। प्रयोग नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं
निम्नलिखित में से किसने शिक्षार्थियों के समग्र विकास के उद्देश्य की प्राप्ति में बाधा उत्पन्न की है? ऑप्शन ए है शैक्षिक क्षेत्र में बच्चों की क्षमताओं के मूल्यांकन पर अधिक बल देना। ऑप्शन बी है शैक्षणिक क्षेत्र में बच्चों की क्षमताओं के मूल्यांकन पर अधिक बल देना। ऑप्शन सी है संज्ञानात्मक क्षेत्र में बच्चे की क्षमताओं के मूल्यांकन पर अधिक जोर देना। और ऑप्शन डी नहीं दिख रहा है दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइएगा। निम्नलिखित में से किसने शिक्षार्थियों के समग्र विकास के उद्देश्य की प्राप्ति में बाधा उत्पन्न की है? दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बाधा उत्पन्न की है। शैक्षणिक क्षेत्र में बच्चों की क्षमताओं के मूल्यांकन पर अधिक बल देना। हम अधिक बल देना ये क्या है, नेगेटिव वर्ड है, इसलिए ये कैसा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बाधा उत्पन्न की है, क्या उत्पन्न की है, बाधा। इसका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। धन्यवाद।